हेलो व्यूअर्स, आई एम दीप्ति। मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियोस में आपको हिंदी आईसीएससी क्लास 10 के रिगार्डिंग जो चैप्टर्स पेपर के लिए प्रेडिक्टिव चैप्टर में दिए थे, उनमें से आउट ऑफ 8 चैप्टर 7 चैप्टर पेपर में आए थे। अकॉर्डिंग टू मी दिस ईयर आपको एकांकी संचय से सूखी डाली एक चैप्टर जो है वो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये चैप्टर आज मैं आपको नाटकीय रूपांतर के थ्रू दिखाना चाहती हूँ, जो कि उपेंद्र नाथ अशक जी द्वारा लिखा गया है, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वही बरामदा दोनों तख्त पूर्वत खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं और 2 चारपाइयां वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी हैं। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेक रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो। मैं किन लोगों में आ गई हूँ? ये कैसे लोग हैं? कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला पल में माशा। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। तुम ठीक कहती थी बेटी। इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सारा सामान इतने दिन से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं है। इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं कि दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने जो ये सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि के सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों की वजह से वह मुझसे रूठ चुका है। आप बैठिए माँ जी। बस तुम बैठो बेटी। मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं, उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम है और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात को बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही नहीं वह उससे किस प्रकार हो सकता है। आप बैठिए तो। बैठो बैठो बेटी, कष्ट ना करो। मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट ना करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूं करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। नहीं, आप तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। यो तुम ना चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो। आप बैठिए तो सही। नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं वृथा तुम्हारा समय नष्ट ना करूंगी। इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती हूँ। ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे ही इसी रजवा के लिए डांट रही थी। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? बुढ़िया है तो सियानी। आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं। पर अब आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। वास्तव में बहू दादाजी पुरानी नौकरों के हक में हैं, दयानतदार होते हैं और विश्वसनीय हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही करती थी, अब रजवा की बहू भी यही करती है। मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं। रजवा काम सीख जाएगी। पर आप खड़ी क्यों हैं? हम तुम्हारा हर्ज नहीं करेंगे। मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों का सब व्यवहार करती हैं? बैठिए बैठिए मंजली भाभी, आप भी बैठिए। मैं चलती हूँ। परायो का सा। बाहर से मंजली बहू के कह कह की आवाज आती है। दूसरे क्षण वह और इंदु पारों के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती हैं। सच? और क्या मैं झूठ कह रही हूँ? अपनी 2 आंखों से देखा। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और मनसेलाल महाशय मुंह देखते रह गए। भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने? सच? बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय।
ताका किए मुटुर मुटुर। और कौन सी छत खोद डाली यह तो बताओ। रसोई की और कौन सी। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डाल के गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूर से निपटकर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मलावी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचते तब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस ताका किए मुटुर मुटुर। पर बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर खड़ा ताक ठोक रहा था। ताल ठोक रहा है? सच ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है कि मैं दियोड़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है, रखे पाँव घर के भीतर। भाभी आ रही है। क्यों जीजी आप चुप क्यों हो गई? किस बात पर कह कह लगाए जा रहे हैं? यूं ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तखत पर बैठ जाती हूँ। आइए आप इधर बैठिए। आइए, आप इधर बैठिए। बैठिए। भाभी जी आप चली क्यों? मैं तो इधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती, आप हंसिए कह के लगाइए। मैं कहती थी ना कि इस और न आओ, मेरी मूल आदत हुई हंसने की। अब एक यही स्थान था बैठने को। हम हंसती है तो हंसती है दिल से और छोटी बहू के अभयन में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यह बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वह। किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो, हम तो गोदान में जा रही थी। चलो गेहूं छटवा लें, छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और मेहरियाँ चली जाएंगी। मैं तो फंस गई मंजली की बातों में, चली चलो। मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठ। मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। यह छोटी बहू तो बात से आकर सबको डरा गई। सुने तुमने मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। मलावी ने छत खोद डाली? हाँ हाँ, आज अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी मारो मार करती। पर चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। आखिर बात क्या है, कुछ कहो ना। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाद से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सनन रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। पर इसमें और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देती। तनिक सा अब भी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू। मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायतें थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम, न जाने तुम क्या चाहती हो। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं ये सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ मैं ये सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। हैं भाभी जी, आप तो रो रही हैं। नहीं मैं रो नहीं रही,
पर हिंदू परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके ना बुलाया करो। तो भला यह कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी और आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी है। पहले तो तुम मुझे यो जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी। दादाजी ने कहा था। दादाजी ने क्या कहा था? उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। ओ यह बात है। दादाजी और सब सह सकते हैं, किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें, वे आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। यह कैसे हो सकता है भाभी जी? आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। आप कैसी बातें करती है? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं। भाभी जी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। दादाजी नाराज होंगे। मैं दादाजी से कह दूंगी। भाभी जी। मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। भाभी। चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। पर कपड़े? मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, शलवार कमीज ही तो थी। चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों चली जाती हैं। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खान ले देंगे। मैं उड़न खटोला लूंगा। सहसा भाग के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। हैं छोटी बहू? मैंने तो बहुत तेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। छोटी बहू इधर आ बेटी। बेटा कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है, पढ़ लिख कर। मैंने बहुत तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। इंदु तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से। दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? इसी के साथ ये एकांकी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे आशा है कि ये एकांकी देखने के बाद आपको ये इतना मुश्किल चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया होगा तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स की जरूरत है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।